नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी ने ट्वीट करके 50 मीटर राइफल गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई देते हुए लिखा कि एक शानदार जीत, प्रतिष्ठित स्वर्ण और एक विश्व रिकॉर्ड, बधाई हो। एशियाई खेलों में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P टीम स्पर्धा में विजय होने के लिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और अखिल शरियाराना और उन्हें असाधारण दृष्ट संकल्प और टीम वर्क दिखाया है। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जो कामयाबी अपने नाम की है, उसको लेकर अब यहाँ पे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उनको बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और बताया है किस तरीके से भारत किसी से पीछे नहीं है और भारत चाहे तो अपनी हुनर से वो हर किसी को पीछे छोड़ सकता है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि एशियाई खेलों में निशानबाजियों में एक और पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर दिव्या थड़ीगोयल और ईशा सिंह पलक को बधाई दी है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी है। उनकी सफलता कई उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। तो एशियन गेम्स 2023 में एयर पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके बधाई दी है। 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जो है हासिल किया है भारत ने। पीएम मोदी ने सबको बधाई दी है। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने परचम लहराया है और प्रधानमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों का हौसला बुलंद किया है, चाहे रजत पद हो या फिर गोल्ड मेडल हो, हर किसी को हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री नजर आ रही हैं। और पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा और बताया कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हम एक महत्वपूर्ण स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आए हैं। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस नेक प्रयास में शामिल हो। तो प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत की शुरुआत 2 अक्टूबर से ही की थी और ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबको 1 अक्टूबर को शामिल होने के लिए बुलाया है। इस प्रयास में उन्होंने कहा है कि हमारा एक कदम भारत को कामयाबी की ओर ले ही जाएगा, साथ साथ देश को भी स्वच्छता प्रदान करेगा और स्वच्छ भारत की जरूरत तमाम लोगों को है, इसलिए जिम्मेदारी साझा कीजिए अपनी। और उन्होंने 1 अक्टूबर को ये नंबर जो दिया गया आपके टीवी स्क्रीन पर, इसके द्वारा उन्होंने बुलाया है और ट्वीट करके पीएम मोदी ने खुद ये जानकारी दी है।
और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से मतदाता सूची तक नहीं बची है। कन्नौज में सपा की आपत्ति और शिकायत से छुपा हुआ ये सच सामने आया है कि एक बूथ में जितने नाम सही है उनके 5 गुना नाम फर्जी है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो केवल कन्नौज के एक बूथ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक बूथ में ये भाजपाई घोटाला सामने आएगा। चुनाव आयोग संज्ञान ले और दंडात्मक कार्रवाई करने के बाद मतदाता सूची को सत्यापित कर सुधारे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिन्होंने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि कई ऐसे घोटाले होते हैं चुनाव में, और अगर चुनाव आयोग इस पे संज्ञान लेती तो कई ऐसे नेता हैं जिनके पर्देफाश भी होंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि खेल के मैदान में छाया हरियाणा। लीमा में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में क्वालिफाई करने पर मैं मनीष नरवाल को अनंत बधाई देता हूं। आप ऐसे ही उम्दा प्रदर्शन से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहे तथा आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरा यही आशीर्वाद है। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार की देर रात भीषण हादसा हुआ है। वृंदावन योजना सेक्टर 12 स्थित निर्माणाधीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल के पास खुदाई के दौरान झोपड़ियों के साथ जमीन धंस गई। झोपड़ियों में सो रहे परिवारजन मलबे में दब गए। हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी। देर रात तक पुलिस ने मलबे के नीचे दबे 9 लोगों को निकालकर पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। 5 लोग खुद ही मलबे से बाहर आ गए। इस हादसे में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अन्य मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। और बिजनौर में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से गुलदार ने अफजलगढ़ इलाके में 9 साल के मासूम पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों ने हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। बता दें कि पिछले 9 महीने से गुलदार के हमले से 16 लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो गुलदार के हमला जो है बिजनौर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और ऐसे में यहाँ पे वन विभाग की लापरवाही निकल के सामने आ रही है। सूचना लगातार दी जा रही है, लेकिन वन विभाग की तरफ से कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। चाहे दिन हो चाहे शाम हो, हर कोई गुलदार के खौफ में जी रहा है। घर से निकलना यहाँ पे दुश्वार हो चुका है। इसी खबर पर बिजनौर से जहीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, गुलदार के हमले लगातार कितने महीनों से हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बिजनौर की बात की जाए तो पिछले 9 महीने के अंदर गुलदार ने पूरे जिले के अंदर आतंक मचा रखा है। अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। गुलदार के हमले से साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग की एक्सपर्ट की टीम लगातार गुलदार को पकड़ने के प्रयास में जुटी हुई है और लगभग 1 दर्जन गुलदारों को पकड़ करके अलग अलग जगह जंगलों में छुड़वा भी दिया गया है। लेकिन वन विभाग के अफसरों का कहना है कि बिजनौर जिले में गुलदार की संख्या इतनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि सैकड़ों की संख्या में या उससे भी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है गुलदार। फिलहाल लोग परेशान हैं, घरों में और खेतों में काम करने जाने से भी डर रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों को जाने के लिए डेफो ने हिदायत दी है। वन विभाग के एक्सपर्ट मना कर रहे हैं कि इक्का दुक्का लोग जंगलों या खेतों में ना जाएं, समूह बनाकर शोर मचाते हुए जाएं। जी, तो क्या ये इक्का दुक्का लोग अपने कार्य नहीं करेंगे? वन विभाग को कितने दिनों पहले सूचना दी गई थी, लेकिन एक्शन अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं लिया गया है। खुलेआम घूमते हुए गुलदार नजर आ रहे हैं। क्या सूचना है आपके पास? बिल्कुल, देखिए वन विभाग दावा कर रहा है कि हमने 20 से अधिक पिंजरे लगा रखे हैं गुलदार को पकड़ने के लिए, टीम लगा रखी है, लेकिन इस सबके बावजूद जो इंतजाम है सब नाकाफी हैं, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं, लोग गुलदार के हमले से मर रहे हैं।
आम लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई बड़ी कार्य योजना बना करके सरकार और वन विभाग इन गुलदारों को पकड़े और जिससे उनसे निजात दिलाई जा सकती है। जी तो कितने महीने हो चुके हैं? देखिए, गुलदार की अगर बात की जाए तो वैसे तो अक्सर हमले करता रहता है, लेकिन फिलहाल पिछले 2023 की अगर बात की जाए 9 महीने के अंदर अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 16 लोगों की जान जा चुके हैं। कितने गुलदारों की संख्या बताई जा रही है? संख्या की अगर बात की जाए तो अभी तक आंकड़े वन विभाग के पास भी नहीं है कि कितने गुलदार यहाँ पर होंगे, क्योंकि जंगल का इलाका है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो पूरा वन क्षेत्र से सटा हुआ, उत्तराखंड से लगा हुआ, जिम कॉर्बेट से लगा हुआ इलाका है, तो संख्या भी एग्जैक्ट नहीं है वन विभाग के पास भी। जी, और ये छोटी बच्ची जिसको गुलदार ने हमला करके मौत के घाट उतार दिया, इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? अभी क्या हंगामा शांत हुआ है ग्रामीणों का? अब फिलहाल देखिए, वन विभाग के अफसरों ने और पुलिस प्रशासन के अफसरों ने लोगों को समझा बुझा करके शांत कर दिया है और मुआवजे का उन्हें आश्वासन दिया है। साथ ही गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगवा दिया गया है और फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला शांत है अभी। जी, तो कब तक कहा जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि पूरे गुलदार की ये जो आतंक फैला हुआ है उस पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, ऑफ कैमरा हमारे वन अफसरों से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे कुत्ते और बिल्ली के साथ इंसान रहता है, इसी तरीके से अब गुलदार के साथ भी रहने की, जीने की जो है आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या इतनी है कि इनको पकड़ करके कहीं बंद नहीं किया जा सकता है। जंगल का इलाका है तो कहीं ना कहीं ये रहेंगे जरूर। नहीं तो कुत्ते बिल्ली हमला नहीं करते? ये प्रश्न आपने उनसे नहीं पूछा? जिस तरह से गुलदार मौत के घाट उतार देता है, इस मुमकिन तो हो ही नहीं पाएगा इससे जहीर। नहीं, बिल्कुल वन विभाग के अफसरों का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई हम लोग करते हैं, पकड़ते भी हैं, लेकिन ये भी जंगली जानवर है। अब इनको छोड़ करके दूसरी जगह छोड़ देते हैं तो इनकी संख्या इतनी है, एक पैदा होता है तो उससे कई हो जाते हैं, तो संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल वो कार्य योजना बना रहे हैं, अब बड़ी कार्य योजना बना करके शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उसमें पिंजरे भी हैं, एक्सपर्ट की टीम भी है, ट्रैंक्विलाइज गन भी है और अन्य संसाधन की चीज वो बता रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए जहीर। तो देखिए, गुलदार के हमले से मासूम की मौत हो गई है। परिवारजनों में हड़कंप मच गया है। इस वक्त ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है, क्योंकि वन विभाग सुनने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल अभी जो ताज़ा अपडेट है वो यही बताता है कि ग्रामीणों को शांत करा दिया गया है और कोशिश यही है वन विभाग की जल्द से जल्द ये जो आतंक फैलाया हुआ है गुलदार ने, उस पर काबू पाया जाए। और लखनऊ के सैनपुर थाना क्षेत्र में सन लाइफ हॉस्पिटल में 12वीं फेल डॉक्टर बनकर युवती के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती की तहरीर पर पुलिस ने फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया। हालांकि पुलिस अस्पताल के 12वीं फेल डॉक्टर को पकड़कर पूछताछ करने में जुट गई है। और संभल में पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5000 के नामी बदमाश को गोली लगी है। एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश नायब तहसीलदार पर हमला करने में वांछित था। तो पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। संभल में पूरी मुठभेड़ हुई है और इसमें इनामी बदमाश को गोली लगी है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस सक्रिय हो गई और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस उस स्थान पर पहुंची जहां पे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस ने जवाबी फायरिंग में अपने आप को बचाने का प्रयास किया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद से अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। वहां पे उसका इलाज चल रहा है। इनामी बदमाश ये बताया जा रहा है। संभल में ये पूरी मुठभेड़ हुई है। और कलयुगी बेटे ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनी मां और मासूम भाई को चाय में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की है। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर खजूरी गांव का है, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर चंद्र
नरेश की बालिक बेटी रोशनी ने चाय में जहरीला पदार्थ डालकर दे दिया। जहरीला पदार्थ पीते ही मां गंगा देवी व मासूम भाई सूरज की तबीयत बिगड़ने लगी। चाय पीने के बाद धीरे धीरे दोनों की हालत एक साथ खराब होने लगी। घटना से घर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से परिजनों को अस्पताल पहुंचाया गया, स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां मां व मासूम बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। दबी जुबान में ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों की डांट फटकार के बाद बेटी ने मां व भाई को जहर दिया है, लेकिन कोई भी सामने कुछ नहीं बोल रहा है। राजू तिवारी सीधे रायबरेली से जुड़ चुके हैं। राजू तिवारी, ये पूरा मामला है क्या? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर खजूरी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर इनके रामचंद्र नरेश की बिटिया है, जिसने चाय में अपनी मां और मासूम भाई को जहर मिलाकर दे दिया। आपको बता दें कि हालत गंभीर होने पर परिजनों व ग्रामीणों की मदद से उन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला जब संज्ञान में आया तो परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों में भी इस मामले को लेकर कहीं न कहीं बातें चर्चा का विषय बनी हुई। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह का मामला जब संज्ञान में आया तो इस मामले को लेकर जानकारी करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें, चंद्र नरेश की बेटी ने एक बार पहले भी अपने पिता को चाय में जहर दिया था, जिसके बाद उसकी भी हालत गंभीर हुई थी। ये दूसरा वाकया है जब उसने अपनी मां गंगा देवी और मासूम भाई सूरज को ये जहर दिया है। वहीं ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग को लेकर एक बार पहले भी ऐसी घटना कर चुकी है और इसके बाद ये दूसरा मामला है। लेकिन आपको बता दें, परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा जिस तरह से बताया जा रहा है उससे कयास लगाया जा सकता है कि इस तरह के प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर उसके द्वारा एक कृत्य किया गया है। जी, पहला मामला किस तरीके से उजागर हुआ था राजू? जी बिल्कुल, बता दें कि लगभग 6 महीने पूर्व की घटना है, जब घर में ही कुछ बात को लेकर कहा सुनी हुई थी बेटी और बाप के बीच में, तो उसके द्वारा चाय में ही मिलाकर इस तरह से जहर दिया गया था। लेकिन वो नॉर्मल दवा थी किसी प्रकार की, तो उसके बाद डॉक्टरों के दवा और उपचार के बाद उसका दवा इलाज किया गया और कहीं न कहीं इस मामले का भी खुलासा हुआ था उस बार भी कि चाय में ही जहर दी गई। लेकिन इस बार जो बड़ा मामला सामने आया है कि उसके पिता का साफ तौर पे कहना है कि जहर चाय में मिलाकर दी गई और चाय में अभी भी बदबू आ रही है, चाय रखी हुई है। तो इस तरह का दूसरा मामला सामने निकल कर आया है। अभी हालत कैसी है? बिल्कुल, बता दें कि उसकी मां और उसके भाई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि इलाज किया जा रहा है। अब समय ही बताएगा कि क्या कंडीशन है, लेकिन अभी हालत दोनों की नाजुक बनी हुई है। जी, बेटी से बातचीत हुई है, उसका कोई बयान निकल के सामने आया है इस पूरे वाक्य पे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गांव में जाने का प्रयास किया गया, लेकिन बेटी कहीं पे भी उसका आता पता नहीं चल रहा है। और चूंकि उसके परिवार में 4 ही लोग थे, उसके पिता और उसका भाई और उसकी माँ, ये तीनों लोग जिला अस्पताल में हैं और ग्रामीणों के द्वारा बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन ऑन कैमरा किसी के द्वारा किसी तरह का बयान नहीं दिया गया। लेकिन दबी जुबान लोगों का साफ तौर पे कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस घटना को कारित किया गया। क्या पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में दिख रही है क्या कहीं? जी बिल्कुल, पुलिस का साफ तौर पे अभी कहना है कि किसी प्रकार की कार्रवाई तभी की जाएगी जब तहरीर मिलेगी। हालांकि पुलिस के द्वारा जांच करने का प्रयास किया जा रहा है और बात करने का गांव में भी पुलिस सक्रिय दिखाई दी। वहां के बीट सिपाही और दरोगा गांव गए हुए थे, वो जानकारी करने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से तहरीर अभी नहीं दी गई है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जब तक तहरीर दी जाएगी उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जहर देकर मारने की कोशिश की गई है और यहाँ पे भाई और माँ को मारने का प्रयास यहाँ पे लड़की की तरफ से किया गया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि प्रेम प्रसंग का पूरा मामला है, जिसको लेकर पहले भी अपने पिता को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था और इस वक्त एक बार फिर से यही लड़की द्वारा प्रयास किया गया है। ग्रामीणों का सामने कुछ खुलकर कहने नहीं आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा ही ये सूचना मिल पाई है कि लड़की ने ही जहर दी है। हालांकि अभी लड़की का कोई अता पता नहीं है, बेटी फरार बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक हमारे पास तहरीर नहीं आ जाती तब हम इसमें कोई जांच पड़ताल तब तक नहीं कर सकते हैं।
और रायबरेली में पितृ पूर्णिमा के मौके पर गंगा तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और अपनी अपनी पितरों का आह्वान किया। इस दौरान पुरोहितों से गंगा तट पर पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तर्पण भी किया गया। वहीं इस मौके पर प्रशासन की तरफ की सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद देखने को मिले। चूंकि पितरपक्ष शुरू हो चुका है और इस अवसर पर अब हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा तट पर और अपने पूर्वजों को वो जल दे रही हैं और एक के बाद एक पूजा पाठ उनकी तरफ से कराई जा रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब सुबह सवेरे हजारों की संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। स्नान करके गंगा स्नान करके वो अपने पूर्वजों को जल दे रही हैं। औरंगाबाद के दाऊदनगर बारूद रोड में स्थित पासवान चौक के पास आज अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक 33 वर्षीय किसान को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दाऊदनगर शहर के वार्ड संख्या 1 अमृत बिगहा निवासी सूर्यनाथ पासवान के रूप में किया गया है। बताया जा रहा है कि किसान सूर्यनाथ पासवान आज पहले अपने घर पर मॉर्निंग वॉक करते हुए खेत में जाने के लिए निकले थे। जब सुबह का लगभग 5 बज रहे थे तो जैसे ही पासवान चौक के पास पहुंचे वो पूर्व से घात लगाकर बैठे हुए 3 संख्या ने बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करनी शुरू कर दी। वो बचने के लिए अमृत बिगहा की ओर भागने शुरू कर दिए, लेकिन अपराधियों ने उन्हें नहीं बख्शा और उनकी गोली मारकर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आखिर ये हत्या की क्यों गई है? स्थिति में बता देना चाहूंगा कि आज औरंगाबाद के दाऊदनगर के एक नंबर वार्ड है जिसको अमृत बिगहा के नाम से जानते हैं, वहीं का रहने वाला सूर्यनाथ पासवान था जो सुबह पहले तकरीबन 5 बजे मॉर्निंग वॉक को लेकर निकला हुआ था। लेकिन जैसे ही वो दाऊदनगर पासवान चौक के पास पहुंचता है पूर्व से ही घात लगाकर बैठे करीब 3 की संख्या में अपराधी ने अंधाधुंध उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। बचाव के लिए पासवान जी जो है अमृत बिगहा की ओर भागते हैं, लेकिन तब पर भी उनको अपराधी पकड़ता नहीं है, खदेड़ कर गोली मार देता है और मौत के घाट उतारकर वहां से वह निकल बनता है। परिजनों का क्या कहना है? किसी भी कोई शक, आपसी रंजिश? स्थिति हालांकि अभी तक जो भी मामला सामने खुल कर आ रहा है, पूरी तरह से ग्रामीण जो है तो रोड को जाम कर दिए हैं, जो औरंगाबाद पटना रोड है उसको जाम कर दिए हैं और मुआवजे तथा अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक खुलकर कुछ भी सामने नहीं आया है कि आखिर अपराधी कौन था, इस घटना के पीछे कारण क्या है, अभी तक कुछ भी खुलकर स्थिति सामने नहीं है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान निकल के सामने आया है? लगातार एक चीज और बता देना चाहूंगा, स्थिति लगातार जो दाऊदनगर एसडीपीओ है कुमार ऋषि, वो लगातार प्रयासरत हैं और उनका भी ये कहना है कि ये सुबह हाले की घटना है। लेकिन अभी तक ना तो हमारे पास परिजनों के द्वारा कोई आवेदन दिया गया है, ना ही अभी शव का पोस्टमार्टम हुआ है। लेकिन इसके बाद ही पुलिस जो है किसी तहकीकात में लगी, बहुत जल्द ही अपराधी को हम ढूंढ निकालेंगे। पहले भी किसी तरीके का हमला हुआ था क्या इन शख्स पे? स्थिति एक चीज बता देना चाहूंगा कि अभी तक ऐसा देखने को तो नहीं सामने आ रहा है, चाहे इस तरह का कोई भी वाकया खुलकर सामने नहीं आ रहा है कि सूर्यनाथ पासवान के पूर्व में किसी के साथ कोई अदावत कोई या झंझट हो, ऐसा खुलकर सामने स्थिति भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब मामला क्या है, माजरा क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, जांच तक इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र। तो पठानकोट में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया, जहां चोरों ने सड़क किनारे नारियल की दुकान से 900 नारियल की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 22,000 रुपए नकदी समेत 200 नारियल बरामद किए गए हैं।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।